कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ भाषा एवं व्याकरण को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह हमारा पाठ एक भाषा और व्याकरण। सबसे पहले भाषा। तो भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी बात किसी और के समक्ष रखते हैं और सामने वाले का प्रत्युत्तर उससे लेते हैं। हो सकता है वह बात हम बोलकर अपनी किसी के सामने रखें या फिर लिखकर। अर्थात भाषा के कुछ भेद होते हैं। उन भेदों में प्रमुख भेद है मौखिक और लिखित, जिसमें हम बोलकर लिखते हैं, बोलकर अपनी बात किसी और के सामने रखते हैं। वह मौखिक भाषा का उदाहरण है। जैसे मंच से भाषण देना, अध्यापक द्वारा पढ़ाना, टेलीफोन पर बात करना, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। दूसरा लिखित भाषा, जिसमें हम अपने मन के विचारों को लिखित रूप में किसी और के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, वह लिखित भाषा। जैसे पत्र लिखना, पत्र पत्रिकाएं, अखबार इत्यादि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। अपने मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए मानव के पास में भाषा एक समर्थ साधन है। अन्य प्राणियों के पास चिंतन मनन करने की शक्ति नहीं होती जो मनुष्य के पास होती है। अतः भाव तथा विचारों की अभिव्यक्ति प्रमुख साधन भाषा भी उसके पास नहीं है। गूंगे बहरे लोग अपने विचारों को संकेतों से प्रकट करते हैं, परंतु सांकेतिक भाषा को समाज में कम चला सकते हैं। स्पष्ट है कि मानव की भाषा से उसके समस्त विचार आसानी से प्रकट किए जाते हैं। इसलिए मनुष्य की भाषा व्यक्त कही जा सकती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है। भाष एक संस्कृत भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है भाषा। भाषा वर्णों में व्यक्त की जाने वाली अर्थयुक्त वाणी है। अर्थयुक्त अर्थात अर्थ के सहित, अर्थ से भरी हुई वाणी है। यदि वाणी का कोई अर्थ नहीं है तो वह भाषा नहीं कहला सकती। व्यक्त भाषा के द्वारा ही मानव नए विकारों का सृजन करता है। सृष्टि का विकास व्यक्त भाषाओं के माध्यम से हो सकता है। भाषा ध्वनि के माध्यम से प्रकट की जाती है। किसके माध्यम से? ध्वनि के माध्यम से भाषा को प्रकट किया जाता है। ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं। अव्यक्त ध्वनियां जैसे घंटी टन टन, ढोल का ढम ढम, घोड़े का हिनहिनाना, मेंढक का टरटराना इत्यादि। और व्यक्त ध्वनि, व्यक्त ध्वनियों में वर्णमाला के अक्षर आते हैं। भाषा की परिभाषा। भाषा एक ऐसा समर्थ माध्यम है जिससे हम अपने विचार दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव के विचारों को जान सकते हैं। भाषा कहलाते हैं। विश्व में प्रत्येक प्रकार की क्रियाकलाप की जानकारी परस्पर बातचीत से प्राप्त होती है। यदि हम बातचीत करेंगे तो सारी जानकारी हमें मिल जाती है। भाषा ही बातचीत का मूल आधार है। अतः घर हो या बाहर, हम भाषा के माध्यम से सभी कार्य संपन्न निष्पक्ष करते हैं। भाषा सदैव परिवर्तनशील रहती है। कैसी है? परिवर्तनशील रहती है, बार बार बदलती रहती है। उसमें प्राय परिवर्तन होते हैं। उसमें कभी स्थिरता नहीं होती। भाषा में कभी स्थिरता नहीं होती। भाषा में परिवर्तन धीरे धीरे होता है जिसका बोध हमें हो ही नहीं पाता। ऐसे परिवर्तनों के कारण नई भाषाएं अस्तित्व में आई हैं। पिता बेटे, क्या आज स्कूल में अवकाश है? बेटा कहता है नहीं पिताजी, आज स्कूल 3 घंटे देर से लगेगा क्योंकि हमारा स्कूल बीएड प्रवेश परीक्षा का केंद्र बना है। इसके अतिरिक्त भाषा का स्थान जलवायु और सभ्यता का भी प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ता है। जलवायु में परिवर्तन के कारण ही लोग
के उच्चारण में अंतर आ जाता है। भाषा के बिगड़ने से नई नई बोलियां जन्म ले लेती हैं। प्रत्येक पूर्ण बात एक वाक्य का रूप धारण कर लेती है। प्रत्येक वाक्य में कितने ही शब्दों का संयोग रहता है। शब्द मिलके ही वाक्य बनाते हैं। जब बहुत सारे सार्थक शब्द का समूह हो जाता है तो वह सार्थक वाक्य बन जाता है। उन सभी शब्दों की सामर्थ्य ध्वनियां हैं जिसका निर्माण कई मूल ध्वनियों द्वारा योग से किया जाता है। जब हम उपस्थित लोग पर अपने विचार प्रकट करते हैं तो बहुधा कठिन भाषा काम में लेते हैं, परंतु जब हमें अपने विचार दूसरी मानव के पास पहुंचाने का काम पड़ता है अथवा जब हम अपने भावों का विचारों को स्थायित्व प्रदान करना चाहते हैं ताकि भविष्य में हमारे भाव या विचार मूल रूप से प्रस्तुत किए जा सके, तो हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। अर्थात मौखिक भाषा अस्थायी है तथा लिखित भाषा स्थायी है। लिखित भाषा का स्थायी रूप है। लिखित भाषा में शब्द की एक एक मूल ध्वनियों को पहचानने के लिए एक एक निश्चित चिन्ह होते हैं जो कि वर्ण कहलाते हैं। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की। पहले पहल केवल कथित भाषा का प्रचार था, लेकिन बाद में धीरे धीरे विचारों को स्थायी रूप देने के लिए कई तरह की लिपियां निकली। वर्ण लिपि से पहले पत्र लिपि का प्रचार हुआ था। निष्कर्ष यह है कि भाषा वही संपन्न होती है जिसके पास भाषाभिव्यक्ति हेतु पूर्ण शब्द भंडार है, क्योंकि शब्दों में भी भावों को मूल रूप देने की पूर्ण क्षमता मौजूद होती है। भाषा का स्वरूप धारण रूप से भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला बोली, दूसरा विभाषा तथा तीसरा भाषा। बोली यह है जो क्षेत्र विशेष में एक क्षेत्र विशेष की बोली बोली जाती है, भाषा बोली जाती है, वह भाषा ना बोलकर बोली कहलाती है। बोली से हमारा अभिप्राय है स्थानीय या घरेलू बोली। इसका क्षेत्र जो होता है बोली का वो बहुत सीमित होता है। बोली में किसी भी तरीके के साहित्य की रचना हम नहीं करते तथा बोली को व्याकरण में कोई स्थान नहीं दिया जाता है। अब है विभाषा। विभाषा का क्षेत्र बोली से विस्तृत यानी बोली से बड़ा होता है। सबसे छोटा होता है बोली का, उसके बाद में विभाषा का। एक प्रांत या उपप्रांत में बोलचाल तथा साहित्य रचना की भाषा को विभाषा कहा जाता है। हिंदी के कई विद्वान विभाषा को उपभाषा, बोली या प्रांतीय भाषा के नाम से जानते हैं। अब है भाषा। कई विभाषाओं में व्यवृद्ध एक विशिष्ट विभाषा ही राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। हिंदी प्रिय एवं मधुर भाषा है। हिंदी कैसी भाषा है? प्रिय और मधुर भाषा है। इसका क्षेत्र विशाल है। यह समस्त देश में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में तथा विभिन्न उद्देश्यों से पढ़ाया जाता है। क्या? हिंदी विषय। अब यह राष्ट्रभाषा के उच्च सिंहासन पर भी सुशोभित कर रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, दिल्ली हिंदी के प्रमुख गढ़ हैं और हिंदी क्षेत्र में भी इसे विशेष सम्मान मिल रहा है। हिंदी सरल व जीवित भाषा है। यह देश के अधिकांश प्रदेशों में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी सभी क्षेत्रों में मातृभाषा के रूप में, क्षेत्रीय भाषा के रूप में और प्रदेश की राज्यभाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। अब लिपि क्या है? लिखित भाषा को लिखने के लिए कुछ संकेतों का जरूरत होती है। उन संकेतों को ही लिपि कहा जाता है। हमारी कोई भी भाषा है उसको लिखने के लिए किसी लिपि की जरूरत होती है। उस लिपि को उस
सांकेतिक भाषा को लिपि कहा जाता है। हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है। वैसे आपको पता है हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है, हिंदी का उद्गम संस्कृत से हुआ है। अतएव संस्कृत तथा हिंदी दोनों की मातृभाषा, जो हमारी मातृभाषा हिंदी है, उसकी लिपि देवनागरी लिपि है। उन सबके समूह को लिपि कहते हैं। लिपि शब्द का मूल अर्थ लीपना पोतना होता है, अर्थात लिखना। संभव है विशेष प्रकार से लीपने, चित्रण करने या लिखने के कारण संकेतों के समूह का नाम लिपि पड़ गया। भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो निश्चित चिन्ह या संकेतों को लिपि कहा जाता है। वास्तव में बोली लिपि के बिना भी रह सकती है। आदिम जातियों की कई बोलियां केवल मौखिक रूप में ही प्रयोग में आती हैं, उनके पास अपनी कोई लिपि नहीं होती है। भारत में ही 281 बोलियां बोली जाती हैं। मात्र भारत में 281 बोलियां बोली जाती हैं। सभी के पास अपनी अपनी लिपि नहीं है। बहुत सी बोलियां ऐसी बोलियां बोली जाती हैं जो केवल बोली ही जाती हैं, लिखित रूप में व्यवहार में नहीं आती। संसार के सभी देशों में कई कथित या मौखिक भाषाएं मिलकर अपना एक विशिष्ट नागर रूप बना लेती हैं। इस प्रकार की श्रेष्ठ नागर भाषा अपना लिखित रूप अवश्य रखती हैं और उसकी अपनी कोई निश्चित लिपि अवश्य होती है। संसार में अनेक भाषाएं और उनकी अपनी अपनी लिपियां हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। इसका जन्म भारत की प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कहा जाता है नागर ब्राह्मणों, चतुर नागरिकों अथवा सभ्य मनुष्यों द्वारा व्यवहार में लाए जाने के कारण इस लिपि का नाम देवनागरी लिपि पड़ गया। यह भी कहा जाता है कि हिंदी का विकास जिस उपभ्रंश भाषा से हुआ उस नागर उपभ्रंश कहा जाता है, अतः उसकी लिपि भी देवनागरी लिपि कहलाई होगी। भारत की भाषाओं में संस्कृत, हिंदी, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। गुजराती, पंजाबी, उड़िया, बंगाली अपनी अपनी स्वतंत्र लिपियों में लिखी जाती हैं, जो देवनागरी से ही विकसित हुई मानी जाती है। तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम दक्षिणी भाषाएं हैं। इनकी भी अपनी अपनी अलग अलग लिपियां हैं। उर्दू, कश्मीरी आदि भाषाएं फारसी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। अब है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण अर्थात शुद्धिकरण। भाषा का शुद्धिकरण व्याकरण कहलाता है। किसी भी चीज को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना हम व्याकरण के माध्यम से करते हैं। व्याकरण के नियमों की वजह से हम भाषा को शुद्ध और सरोज सकते हैं। व्याकरण। 2 लड़कियां पढ़ता है, 3 घोड़े दौड़ रही है, अध्यापिका पढ़ा रहा है। ये तीनों ही वाक्य अशुद्ध हैं अर्थात गलत हैं। 2 लड़कियां पढ़ती हैं, 3 घोड़े दौड़ रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही है। ये तीनों जो नीचे वाक्य दिए गए हैं ये शब्द सही हैं। जिस शास्त्र में भाषा के अंग प्रत्यंग का विवेचन और विश्लेषण होता है तथा उसके शुद्ध रूप को प्रयोग का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। शुद्ध भाषा का प्रयोग तभी संभव है जब शब्दों के भेदों, रूपों तथा प्रयोगों संबंधी नियमों का ज्ञान हो। इसके लिए जिस शास्त्र की आवश्यकता होती है उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात हम संक्षेप में कह सकते हैं भाषा का शुद्धिकरण ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण अर्थात वी प्लस आ प्लस करण शब्द का अर्थ है भली भांति समझना। व्याकरण में वे नियम समझे जाते हैं
जिनकी सहायता से शुद्ध बोलना, लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखा जाता है। व्याकरण नवीन शब्दों की रचना करना भी सिखाता है। कम सोचने वाला व्यक्ति बहुत चक्करदार रास्ते में घूमता फिरता अपना मनोविंचक विचार या निर्णय तक पहुंच पाता है, जबकि एक निपुण विचारक करीब करीब सीधी रेखा के मार्ग से चलता हुआ इच्छित फल की प्राप्ति कर लेता है। व्याकरण के द्वारा भाषा के ज्ञान तथा प्रयोग के संबंध में आप निपुण विचारक बन जाते हैं। सभी विषयों में शुद्ध भाषा सहायक होती है, क्योंकि विषयों के अध्ययन का माध्यम ही भाषा है। शुद्ध भाषा सभी विषयों में अधिक अंक तथा अधिक सम्मान दिलवाती है। जब आपकी भाषा शुद्ध होगी तो आप बोलेंगे शुद्ध तो लिखेंगे भी शुद्ध। जब आप लिखेंगे शुद्ध तो आपको अधिक अंक अवश्य मिलेंगे। व्याकरण साधन नहीं, साध्य है। क्या है? व्याकरण साधन है, साध्य नहीं। साध्य है भाषा सीखना, परंतु हम शुद्ध शिष्ट सम्मत भाषा बोले तथा लिखें, इसके लिए व्याकरण सहायक है। व्याकरण भाषा सीखने का एक अच्छा साधन है। फिर एक साधन का जो कि अल्पकाल में भाषा के सभी मुख्य नियम हमारे सम्मुख खोलकर रख देता है, प्रयोग न करना उचित नहीं है। भाषा पहले बनती है और व्याकरण बाद में बनता है। व्याकरण भाषा का उत्पादक या प्रेरित न करने न होकर भाषा के स्वरूप का प्रतिबिंब मात्र है। व्याकरण का काम है भाषा का सर्वमान्य रूप प्रकट करना, और यदि कहीं विकल्प है तो उसका भी निर्देश करना। व्याकरण में भाषा के आधारभूत नियमों का पता चलता है। अशुद्ध प्रयोगों से उसे शुद्ध करके अलग बताया जाता है। व्याकरण द्वारा भाषण में आए दिन होने वाले मनमाने परिवर्तनों की रोकथाम की जाती है। इस प्रकार व्याकरण द्वारा भाषा का नियमित, सुव्यवस्थित तथा श्रेष्ठ रूप प्रस्तुत किया जाता है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। पहला वर्ण विभाग, दूसरा शब्द विभाग, तीसरा वाक्य विभाग। वर्ण विभाग के अंतर्गत आकार, भेद, उच्चारण और पारस्परिक मेल से शब्द बनने के नियम दिए जाते हैं। शब्द विभाग के अंतर्गत भेद, रूपांतर और व्युक्ति का वर्णन होता है। वाक्य विभाग के अंतर्गत वाक्यों के अंशों का पारस्परिक संबंध बताया जाता है और शब्दों से वाक्य की रचना के नियमों का उल्लेख किया जाता है। अब ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसका अभ्यास कार्य हम देखते हैं। पहला, उचित विकल्प पर हमें सही चिन्ह लगाना है। क, भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाषिक, भाष, भाषण या ये सभी? तो भाष धातु से हुई है। ख, गूंगे बहरे लोग प्रयोग करते हैं। प्रांतीय भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा या ये सभी? सांकेतिक भाषा। ग, अत्यक्त ध्वनि नहीं है। टन टन, टर टर, कब या ये सभी? तो कब नहीं है। घ, भाषा के बिगड़ने से बनती है। बोलियां, ध्वनियां, मधुर भाषा या ये सभी? बोलियां। ड, उपभाषा का तात्पर्य नहीं है। विभाषा, बोली, लिखित भाषा या ये सभी? च, भाषा का स्वरूप नहीं है। बोली, विभाषा, मौखिक या ये सभी? राष्ट्रभाषा, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या ये सभी? लिपि का तात्पर्य है चिन्ह, ध्वनि, भाषा या ये सभी? चिन्ह। झ, व्याकरण का संधि विच्छेद है वी प्लस आ प्लस करण या वी प्लस आ प्लस करण, व्य प्लस आकरण या ये सभी? वि प्लस आ प्लस करण। व्याकरण का विभाग नहीं है। वर्ण, शब्द, भाषा या ये सभी? भाषा।
प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण शुद्धिकरण को व्याकरण कहा जाता है। जिस शास्त्र में भाषा के अंग प्रत्यंग का विवेचन और विश्लेषण होता है तथा उसे शुद्ध रूप और प्रयोग का निरूपण होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। निपुणवाचक बनने के लिए क्या आवश्यक है? निपुणवाचक बनने के लिए एक साफ सुथरी भाषा आवश्यक है। ग, व्याकरण साध्य है, साधन नहीं। व्याकरण साध्य है या साधन? व्याकरण साधन है, साध्य नहीं। घ, पहले भाषा बनती है या व्याकरण? पहले भाषा बनती है, बाद में व्याकरण बनता है। ड, व्याकरण के कितने भाग हैं? व्याकरण के 3 भाग हैं, वर्ण विभाग, शब्द विभाग तथा वाक्य विभाग। व्याकरण के 3 भागों में व्याकरण को विभाजित किया गया है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ भाषा समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।